जय हिंद। एनसीईआरटी क्लासिक से 12th तक के साइंस में पिछले वीडियो में हम लोग कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 13 इसका अध्ययन किए थे और आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 14 यानी जल इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे और साथ ही इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो अधिक समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग इन टॉपिक पर बात करेंगे। जल के उपयोग, पृथ्वी पर जल, जल चक्र, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, बादल का बनना, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, वर्षा जल संग्रहण और साथ ही इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम सभी टॉपिक को समझ लेते हैं। अब हम लोग जल के उपयोग को समझते हैं। जल के उपयोग को समझने से पहले हम लोग जल के बारे में समझते हैं। जल एक रासायनिक यौगिक है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2 और 1 अनुपात में मिलने से बनते हैं, यानी हाइड्रोजन के 2 अनुपात और ऑक्सीजन के 1 अनुपात से मिलने से बनते हैं। अब हम लोग समझते हैं जल के उपयोग को। जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं, जल का उपयोग पीने, नहाने, कपड़े धोने, कल कारखाने, साथ ही कृषि में, फसलों की सिंचाई में और हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए और साथ ही हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी पर जल, जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं, पृथ्वी पर 2/3 भाग यानी 2/3 भाग जल से ढका हुआ है। सर एस.टी. कोलरिज 1778 ईस्वी में वे कविता लिखते हैं जिनका नाम राइम ऑफ द एंशियंट मैरिन में वे कहते हैं कि पृथ्वी पर जल ही जल है, लेकिन पीने के लिए कोई बूंद नहीं। ऐसा वे क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर 2/3 भाग जल होते हुए भी अधिकांशतः जल का हिस्सा महासागरों में खारे पानी के रूप में है, जो हमारे लिए इतना उपयोग में नहीं आता है। हमारे उपयोग में आने वाले कुछ स्रोत हैं, जैसे नदी हो गए, तालाब हो गए, झरना हो गए, झील हो गए और साथ ही भौम जल हो गए, जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आते हैं। अब हम लोग जल चक्र को समझते हैं। जल चक्र मतलब जल का घूमना। अब जल कैसे घूमेगा भाई? देखिए, जल के 3 अवस्थाएं होते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। अगर जल को गर्म करते हैं तो वो गैस में बदल जाता है, फिर वो गैस ऊपर जाता है, जहाँ तापमान कम होता है तो संघनित होकर के ठोस का रूप ले लेता है और फिर वह ठोस जब गर्म हवा के संपर्क में आता है तो वह बूंद के रूप में धरती पर गिरने लगता है, यानी वर्षा के रूप में पुनः वह जल के रूप में धरती पर आ जाता है। इसे हम लोग जल चक्र कहते हैं, जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं। अब हम लोग वाष्पीकरण को समझते हैं। जब जल भाप में परिवर्तित होता है तो उसे हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं कि एक अरगनी पर कपड़ा को सुखाया गया है। ऐसा अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण का दर बढ़ता है, लेकिन वाष्पीकरण 0 डिग्री पर भी होता है और जल का जो क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री होता है। अब हम लोग समझते हैं वाष्पोत्सर्जन को। जब पादप के पत्ती एवं तन्ने में बहुत सारे छिद्र होते हैं, जिसे हम लोग रंध्र कहते हैं, उससे जब जल बाहर निकलता है
तो उसे हम लोग वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। अब हम लोग बादल का बनना इसको समझते हैं। जब जल वाष्प ऊपर जाते हैं तो अधिक ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसके कारण जल वाष्प संघनित होकर के ठोस का रूप ले लेते हैं और वहाँ पे गर्म हवाएं पड़ती है, जिसके कारण वहाँ से कुछ पानी के बूंदे धरती पर गिरने लगते हैं, जिससे हम लोग बारिश कहते हैं। और वह बारिश हमारे भौमजल को बढ़ाते हैं, साथ ही नदी, तालाब, पोखर इस सब में पानी की पूर्ति को बनाए रखते हैं। अब हम लोग अतिवृष्टि एवं अल्पवृष्टि को समझने से पहले कुछ चीज़ों को समझने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे कि जो नदी 12 मास जिसमें पानी भरा रहता था वो आजकल सूखती जा रही है। यानी कि कह सकते हैं जो नदी थी पहले वह सिमट करके नहर बनती जा रही है। तो ऐसा क्यों है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, हमारे धरती पर मानिए यह धरती है और यह है सूरज। इसका जो भी प्रकाश निकलता है हमारे धरती के ऊपर एक वायुमंडल है, यानी जिसे हम लोग गैस के लेयर कहते हैं। यानी सूरज का प्रकाश जब भी धरती के वायुमंडल में आता है तो ये अधिकांशतः प्रकाश परावर्तित हो जाता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण को हमारा जो वायुमंडल में जो ओजोन परत है वह उसको परावर्तित कर देती है। उसके बाद सूर्य का प्रकाश धरती पर पड़ता है। अब हम लोग इसको समझने के लिए इसके दूसरे पक्ष को समझते हैं। जैसे आजकल बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण मानव वनों को काट रहा है, यानी वन मुकुलन कर रहा है और साथ ही अधिक उद्योग लगा रहा है, जिसके कारण इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड और ताप के बीच माता और पुत्र के जैसा रिलेशन होता है। यानी कि जब भी प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड पर पड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको पकड़ लेता है, अधिक समय तक उसे धरती से बाहर जाने ही नहीं देता है। यानी पहले जब भी सूर्य के प्रकाश धरती पर आते थे तो वह शाम तक लौट जाते थे और धरती शाम तक ठंडी हो जाती थी, लेकिन अब 8 बजे तक गर्मी लगभग पड़ती रहती है। तो इसका क्या रिलेशन है? तो जैसे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि जो भी पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वे अक्सर ठंडे होते हैं एवं बर्फीले होते हैं। और पर्वतीय क्षेत्र से जैसा कि आप लोग देखें तो नदियाँ हमेशा निकलती हैं और वहाँ अगर गर्मी पड़ेगा तो वहाँ के जो भी ग्लेशियर यानी बर्फ़ जो जमे रहते हैं वो पिघल जाते हैं और जो नदी होता है उसके माध्यम से तेज़ी से निकलते हैं, जिसके कारण कभी कभी गांव को भी बहा कर लेके चले जाते हैं। और जब ग्लेशियर के बर्फ़ समाप्त हो जाते हैं तो पानी का बहाव कम हो जाता है, जिसके कारण जो भी नदी हम लोग देखते हैं वो धीरे धीरे सूखती चली जाती है। जैसा कि इससे आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग अतिवृष्टि को समझते हैं। अतिवृष्टि मतलब अधिक बारिश होना। अधिक बारिश होता है तो नदियाँ उफन जाती है, जिसके कारण बाढ़ की समस्या आती है। जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं, बाढ़ की समस्या से माल जाल एवं जीव जंतु, साथ ही वहाँ के जीवन यापन करने वाले लोगों के आवास एवं उनके जीवन शैली पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। जैसे आप लोग समझें कि हमारे उत्तर बिहार में एक कोसी नदी है, जिसे हम लोग बिहार का सुख भी कहते हैं। ये नदी को मार्ग बदलने वाली नदी भी कहा जाता है। ये कोसी नदी जैसे चलती है तो अपने साथ बहुत सारे धूलकण एवं बालू के कण को भी लेकर चलती है और यह बीच में जा कर के नदी के बीच में कुछ ऊंचे स्थान बालू के रेत बना देते हैं, जिसे हम लोग टापू जैसा कहते हैं।
और जैसा बीच में नदी में अगर टापू जैसा बन जाए तो जो भी पानी होगा वो नदी छोड़ करके बाहर निकलेगी, जिसके कारण गांव, नहर, नगर में भी जा सकती है, जिसके कारण वहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत ही बुरा असर पड़ता है। और जैसा कि हम लोग दक्षिण बिहार में देखें, वहाँ लोग सूखा से अपना दम लोग तोड़ते हैं। इसलिए सरकार को यह कदम उठाना चाहिए, एक उचित नहर निकालना चाहिए जो उत्तर से दक्षिण बिहार तक जोड़ती हो, ताकि उत्तरी बिहार बाढ़ से ना प्रभावित हो और दक्षिण बिहार सूखा से ना प्रभावित हो। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं अल्पवृष्टि को। अल्पवृष्टि जहाँ कम वर्षा होता है, जिसके कारण वहाँ जो भौम जल होते हैं वो दिन प्रतिदिन सूखते जाते हैं और वहाँ के लोगों में जीवन यापन करने में बहुत ही समस्या होता है, उसे हम लोग अल्पवृष्टि कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण, अब हम लोग इसको समझते हैं। जैसा कि नाम से यह विदित होता है कि वर्षा का पानी को बचाना है, यानी संरक्षण मतलब उसको सुरक्षा देना। जैसे बारिश होता है तो पानी नालों के माध्यम से पोखर में जाती है और पोखर के माध्यम से नदी होते हुए वह किसी सागर या महासागर में जाकर मिल जाती है, और महासागर में मिल जाती है तो वह खारा हो जाती है, जिससे मनुष्य के उपयोग के लिए वह नहीं बन पाती है। जैसे हमारे जो गंगा नदी है वह हिमालय से निकलती है, यानी हिमालय के गंगोत्री से निकलती है और जा कर के बंगाल के खाड़ी में मिल जाती हैं। तो सरकार को यह कदम उठाना चाहिए कि नदी के आरी एक कुआं खोद देना चाहिए और नदी को गहरा बनाना चाहिए, ताकि जो भी है पानी वह नदी मार्ग ना बदले और जिससे लोगों को नुकसान भी ना हो, और साथ ही वह पानी रिस करके भौम जल के रूप में हम लोग उपयोग कर सकें। और नदी के आरी कुआं इसलिए बनाना चाहिए कि वो पानी कुआं में चला जाए और जिससे भौम जल में समस्या ना आए। और साथ ही यहाँ उचित नहर का भी विकास करना चाहिए, ताकि जो लोग भौम जल से कृषि करते हैं वे लोग इस नहर और नदी से कृषि कर सकें। आप लोग अगर कर्नाटक में जाएं तो आप लोग एक घर देखेंगे, जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं। इस घर का डिज़ाइन एक छत जैसा बनाया जाता है और उसके ऊपर गेड़ा जाता है। जब भी बारिश होता है तो उस गेड़ाव में पानी जमा होता है और उसके नीचे एक पाइप लगा दिया जाता है और उस पाइप को एक टंकी से जोड़ दिया जाता है, ताकि जब कभी ऐसा समस्या आ जाए जब बारिश ना हो तो उस पानी से लोग कृषि के कार्य भी कर ले। अगर कभी ज़्यादा समस्या आ जाए तो उस पानी को गर्म करके लोग जीवन यापन भी कर सकें। और अक्सर दलदलीय जो क्षेत्र होते हैं, यानी जो रामसर साइट होते हैं, वो जल को अधिक संग्रहित करते हैं। और हम लोग का जो भी मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है, जिसके कारण भौम जल में समस्या उतना नहीं आता है। लेकिन जो भी दक्षिणी बिहार के निवासी है उनको भौम जल में बहुत ही समस्या आता है। इसलिए हम लोग जल बचाएं, जल को संरक्षित करें और ख़ुद भी संरक्षित रहे और पर्यावरण को भी बचाएं। तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझते हैं। आप लोग भी इन प्रश्नों का उत्तर साथ साथ दें। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। इसका अनुपात क्या होता है? 2:1। वाष्पीकरण क्या ताप पर निर्भर करता है? हाँ, क्योंकि अगर ताप बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण के दर बढ़ते हैं। क्या वाष्पीकरण केवल 100 डिग्री पर होता है, यानी जल का वाष्पीकरण केवल 100 डिग्री पर होता है? तो ऐसा नहीं है, 0 डिग्री पर भी वाष्पीकरण होते हैं। पादप, तने एवं पत्ते से जो जल निकालते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। किस नदी को मार्ग बदलने वाली नदी कहा जाता है? कोसी नदी को। उत्तर बिहार किस चीज़ से प्रभावित रहता है? तो हमेशा सुखाड़ से प्रभावित रहता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।